हेलो फ्रेंड्स, पीजे टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जो आज की इस वीडियो में हम जेवीबीएनएल टेक्निकल हेल्पर का पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो इस पेपर के अंदर पूरे 150 क्वेश्चन है, यानी कि 150 क्वेश्चन है। तो उस पेपर में हम ओनली फॉर इस वीडियो में हम आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाकी की हम ये वीडियो 3 पार्टों के अंदर पूरी हो जाएगी, पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर आपका वैसे तो 25/8/2018 को लगा था, और वो भी मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर। जो टाइम ड्यूरेशन था वो आपका 120 मिनट का दिया गया था, और वो हमें 150 क्वेश्चन करने थे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। सबसे पहले इसमें आपके क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछ रखा है आपका, एक सिंक्रोनस मोटर अनिवार्य रूप से डैश वाली मोटर होती है। तो आपको पता है, आपको जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो आपकी एक नियत गति की मोटर होती है। कौन सी? कांस्टेंट स्पीड की मोटर होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि एलिवेटर्स के लिए किस प्रकार की मोटर का यूज में लेते हैं। तो आपको पता है, जो अगर आपको एलिवेटर्स नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एलिवेटर्स जो होते हैं, आप कभी मॉल के अंदर या शॉपिंग मॉल में गए हुए होंगे तो जो ऊपर ले जाने के लिए जो सीढ़ी टाइप लगे होते हैं, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मूव करते रहते हैं, वो आपके एलिवेटर्स होते हैं। तो एलिवेटर्स के अंदर आपको जैसे तो अपन अपन कंपाउंड मोटर का यूज में लेते हैं। कंपाउंड मोटर में आपके जो संचयी जोगी मोटर होती है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है, उसका यूज में लेते हैं। तो अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आजकल तो अपन वैसे इंडक्शन मोटर का यूज में लेने लगे। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि वह विद्युत आपूर्ति जिसकी आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता में या आउटपुट लोड धारा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है, डैश कहलाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर जो परिवर्तित होती है, यानी कि परिवर्तन यानी अनियमित विद्युत धारा आपूर्ति कहलाती है। यानी कि अनियमित विद्युत धारा आपूर्ति बस आपकी एक ही कहती है, वो भी एसी आपूर्ति। एसी आपूर्ति या प्रत्यावर्ती आपूर्ति उसको कह भी सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक श्रेणी प्रकार के ओमीटर के लीड शॉर्ट सर्किट हो तो मोटर की रीडिंग डैश में होगी। अगर आपके श्रेणी प्रकार के ओमीटर की रीडिंग ओमीटर की लीड अगर शॉर्ट सर्किट हो तो जो रीडिंग होगी वो शून्य होगी, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो जो आपका रेजिस्टेंस का मान होता है, वो क्या हो जाता है? अनंत। जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो आपका जो होता है शून्य हो जाता है, और धारा का मान अनंत। यानी कि जो मीटर दिखाएगा वो आपका शून्य दिखाएगा। क्या रीडिंग दिखाएगा? शून्य। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट के अंदर आपको पूछे तो अगर आपसे ऐसे पूछे शॉर्ट सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का मान होता है तो वो क्या होता है? शून्य होता है। और जो करंट का मान होता है वो क्या होता है? अनंत, यानी कि इन्फिनिटी होता है। अगर खुले परिपथ में बात की जाए तो जो खुले परिपथ में जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो तो इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है, और धारा का मान शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन के साथ अपन जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 5th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो डैश मापने पायरोमीटर का यूज में अपन वैसे तो अपन तापमान मापने के लिए लेते हैं। तापमान यानी कि उच्च तापमान मापने के लिए, उच्च टेम्परेचर मापने के लिए अपन पायरोमीटर का यूज में लेते हैं। और पायरोमीटर का यूज अपन जो थर्मल पावर प्लांट और परमाणु शक्ति संयंत्र होते हैं तो उसके अंदर अपन इसका यूज में लेते हैं तापमान मापने के लिए। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना जो करेक्ट आंसर माना गया है वो सी ऑप्शन माना गया है। उसके बाद में आपसे 6th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि एक लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रजिस्टर डैश की स्थिति में होना चाहिए। अगर अपन वोल्टता में गिरावट करनी है तो अपन जो रजिस्टर होना चाहिए या प्रतिरोध होना चाहिए वो श्रेणी क्रम में संयोजित होना चाहिए। जिससे क्या होगा? वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो आपके वोल्टता में गिरावट हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि श्रेणी यानी कि श्रित संयोजन में। उसके बाद में आपसे 7th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्विवैद्युतिक सामग्रियों के ध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो द्विवैद्युतिक परिणाम स्वरूप होता है, उससे क्या होता है? अपना जो ध्रुवों का निर्मित होता है। कौन से ध्रुवों का? जो अपना आपको पता है, अपन सिलिकॉन स्टील के ध्रुव, सिलिकॉन में के अंदर अपन स्टील के अंदर अपन सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, तो वो आपका किसका उदाहरण है? द्विवैद्युतिक सामग्रियों का उदाहरण है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु डैश पर होते हैं। तो समविभव पृष्ठ पर यानी कि समान विभव, इससे आप क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे। समविभव पृष्ठ यानी कि समान विभव होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समान विभव होना चाहिए।
उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि डैश ऑसिलेटर में सर्वोत्तम आवर्ती स्थायित्व और शुद्धता होती है। तो आपका जो शुद्धता और सर्वोत्तम स्थायित्व जो आवर्ती होती है वो आपके एक ही ऑसिलेटर होता है, वो आपके क्रिस्टलीय ऑसिलेटर होता है। कौन सा ऑसिलेटर? क्रिस्टलीय ऑसिलेटर होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है। उसके बाद में 10th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जहाँ डैश आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहाँ क्रिस्टल ऑसिलेटर उपयोग किए जाते हैं। जहाँ स्थिर आवृत्ति की आवश्यकता होती है अपन कौन से ऑसिलेटर का यूज करते हैं? क्रिस्टलीय ऑसिलेटर का। तो आपने वो ऊपर ही पढ़ लिया होगा। तो क्रिस्टलीय ऑसिलेटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिप्पल आवृत्ति डैश द्वारा निरूपित होती है। तो यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें जो रिप्पल आवृत्ति होती है वो 2f होती है। और 2f आपकी जो पूर्ण वेव रेक्टिफायर होता है यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है, तो उसके अंदर भी आपकी जो रिप्पल आवृत्ति होती है वो 2f ही होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 12th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग जनरेटर सेट में अपन या आर के वेल्डिंग के अंदर आपको पता ही है कि अपन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज में लेते हैं। कौन से जनरेटर का? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या विभेदीय यौगिक जनरेटर का यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अपन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार के जनरेटर सभी लोड पर स्थिर आवर्ती आउटपुट प्रदान करते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे स्थिर आवर्ती, यानी कि स्थिर आवर्ती बस एक ही जनरेटर प्रदान करता है, वो भी आपका लेवल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा? लेवल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन के हिसाब से आपका ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि लेवल कंपाउंड जनरेटर को अपन फ्लैट कंपाउंड जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है। उसके हिसाब से उसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरपोल्स के लिए इंटरपोल्स डैश के लिए होते हैं। तो आपको पता है इंटरपोल्स जो होते हैं वो आपके कम्यूटेटर पे स्पार्किंग को कम करने के लिए यूज में लेते हैं। और ये जो इंटरपोल्स का जो संयोजन होता है वो आर्मेचर की श्रेणी में ही किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपन 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होता है। तो प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर आपकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि होती है। कौन सी ऊर्जा में? स्थितिज ऊर्जा में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है, तो वो इंक्रीज होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी मोटर के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक है। तो आपको पता है अगर डीसी मोटर के लिए कम्यूटेटर आवश्यक होना जरूरी है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डीसी श्रेणी मोटर को एसी आपूर्ति पर जोड़े जाने पर क्या होता है। तो अगर आपको डीसी श्रेणी मोटर को अगर अपन एसी आपूर्ति पर जोड़ दे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगी और पावर फैक्टर कम, दक्षता कम और बहुत ज़्यादा शोर करने लगेगी। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगी। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच के अंतर को अपन क्या कहते हैं। वह आपको पता ही अपन स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की गति और रोटर की गति के बीच के अंतर को अपन क्या कहते हैं? स्लिप, या अपन उसको सरपन भी के नाम से भी जाना गया है। स्लिप को अपन पर्ची, सरपन या स्लिप के नाम से भी अपन उसको जानते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अपन 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डबल केज इंडक्शन मोटर में दो रोटर केज डैश में होते हैं। तो आपको पता है डबल केज इंडक्शन मोटर में दो केज आपके समानांतर में होते हैं, किसमें? पैरेलल या समांतर में होते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसमें 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप का समय बढ़ाने का प्रभाव डैश को बढ़ा देगा। तो अगर आपका चुंबकीय इंडक्शन मोटर में अगर अपन एयर गैप को बढ़ाने का जो प्रभाव होता है वो आपके किसको बढ़ाता है? चुंबकीय करंट को बढ़ा देता है। किसको बढ़ाता है? चुंबकीय करंट को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अपन 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है क्योंकि। तो इसमें पूछा गया है कि कॉपर
का इस्तेमाल अपन आमतौर पर क्यों करते हैं? तो इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इसकी जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इसकी चालकता ऊँच होती है, दूसरा इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, और तीसरा उसका क्या होता है, अपन इससे महीन तार बना सकते हैं, यानी कि बहुत पतले-पतले तार बना सकते हैं, और ये क्या होता है, सिल्वर से सस्ता होता है। ये क्या होता है, सिल्वर से सस्ता होता है, और क्या होता है ये, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जो इसका प्रतिरोध होता है, जो उच्च जो इसका शरण प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होता है, अपने ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है, ई ऑप्शन। उसके बाद में आज से पूछा गया कि पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज डैश होता है। तो पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी का जो टर्मिनल होता है वो 2.2 वोल्ट होता है। कितना होता है टर्मिनल वोल्टेज? तो वो होता है 2.2 वोल्टेज होता है, जो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपसे 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक लेड एसिड बैटरी में डैश की वजह से सल्फेशन होता है। तो लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन किसकी वजह से होता है? तो आपको पता है, अपन क्या करते हैं, उसको बैटरी को लंबे समय से तक उसको चार्ज नहीं करते, तो क्या होता है, उसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है, क्यों? जिसके कारण आपकी जो प्लेटें होती है वो सिकुड़ने ने लग जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने से। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो होता है बी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तो डैश का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच के संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर जो क्या है, इसको दर्शाता है, यानी कि हिस्टेरेसिस वक्र होता है, यानी कि बी एच वक्र या हिस्टेरेसिस वक्र होता है, उसका नाम से शैथिल्य वक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, या हिस्टेरेसिस वक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, बी एच वक्र। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि खालिस्तान की सापेक्ष विद्युतशीलता डैश होती है। खालिस्तान की विद्युत सापेक्षशीलता आपकी क्या होती है? आपकी एक के बराबर, यानी कि इकाई होती है। जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है वो आपकी इकाई होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को डैश कहा जाता है। तो तारों के जो समूह से अपन बनाए जाते हैं वो आपके स्टैंडर्ड कंडक्टर कहलाते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड चालक कहलाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडक्टर या स्टैंडर्ड चालक। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि ए डब्ल्यू जी का विस्तार क्या है? तो ए डब्ल्यू जी का विस्तार अमेरिकन वायर गेज। अमेरिकन वायर गेज कौन सा ऑप्शन में आपका जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अमेरिकन वायर गेज। उसके बाद में आपसे 28वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस प्रकार के इंसुलेशन केबल का इस्तेमाल अंडरग्राउंड सिस्टमों में किया जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 133% इंसुलेशन लेवल का होना चाहिए अंडरग्राउंड केबल इस्तेमाल करने के लिए। ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि कॉगिंग शब्द डैश मोटरों से जुड़ा है। जो कॉगिंग शब्द होता है वो आपके इंडक्शन मोटर से जुड़ा है। कौन सी मोटर से? इंडक्शन मोटर से। इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि एक केबल पर 7/20 कॉपर लिखा है, तो यह डैश तारों से बना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ 7/20 का मतलब क्या है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें जो इसका मतलब जो होता है वो 20 SWG के 7 वायर होते हैं। क्या होते हैं? 20 SWG के 7 वायर होते हैं। जो मैं आपको बताता हूँ, ये 7/20, तो ये जो 7 है वो तारों की संख्या होती है। क्या होती है? तारों की संख्या, तारों की संख्या। और जो 20 लिखा है वो स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG। तो ये आपको याद रखना है। क्या होता है? जो 7 होती है वो तारों की संख्या होती है, और जो 20 होता है वो SWG होता है। जो आपसे जो पूछा गया कि तारों से बना होता है, तो इसमें 7 वायर आएगा। क्या आएगा? 7 वायर। ऑप्शन के हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि सिंगल कोर केबल, यानी कि सिंगल कोर केबल में आमतौर पर डैश नहीं दिया जाता है। तो सिंगल कोर केबल के अंदर आपके क्या नहीं दिया जाता? आपके स्टील आर्मरिंग नहीं दी जाती। कौन सी आर्मरिंग? स्टील आर्मरिंग नहीं दी जाती। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि लग एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है। तो लग का उपयोग अपन क्या करते हैं, अपन तारों को जोड़ने के लिए या हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लग आपके जो बने होते हैं वो आपके मेटल से या किसी भी मेटल से बने हुए होते हैं, जिसका वायर है उसी मेटल का आपका लग भी बना होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तारों को लगाने या हटाने के लिए उसका यूज में लेते हैं लग का। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि अत्यधिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण एक है। तो अत्यधिक करंट को प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपन किसका यूज में लेते हैं, अपन फ्यूज का। किसका? फ्यूज का। तो ऑप्शन के हिसाब से अपन जो अपना जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फ्यूज। उसके बाद में अपना जो 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोल्डरिंग से पहले किसी केबल के जोड़ को साफ करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो केबल के जोड़ को साफ करने के लिए अपन किसका यूज में लेते हैं, अपन किसका? सैंड पेपर का यूज में लेते हैं। सैंड पेपर यानी कि अपन जो दीवार घिसने के लिए यूज में लेते हैं उसको कहते हैं अपन सैंड पेपर। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि सैंड पेपर का यूज में लेते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि 60% टीन और 40% लेड सोल्डर का गलनांक डैश होता है। तो 60% टीन व 40% सोल्डर का जो गलनांक होता है वो 183 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 183 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ऑप्शन के हिसाब से जो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटानिया स्टैंडर्ड जॉइंट का इस्तेमाल डैश में किया जाता है। तो ब्रिटानिया स्टैंडर्ड जॉइंट का जो इस्तेमाल है अपन किसके लिए करते हैं? अपने जो कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए इसको यूज में लेते हैं। किसका? कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए यूज में लेते हैं, वो भी आपकी ओवरहेड लाइनों में या शिरोपरी लाइनों में इसका यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि एचआरसी फ्यूज में कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो के बीच के समय को डैश कहा जाता है। तो आपका जो पता है उसमें उसको क्या कहते हैं? आर्किंग टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको? आर्किंग टाइम कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्त परावर्तन गुणांक डैश होता है। तो जो परावर्तन गुणांक का जो मान होता है वो -1 होता है। कितना होता है? 0 से कम होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट मानेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि बैटन पर टीआरएस यानी कि टफ रबर केबल का इस्तेमाल, यानी कि टफ रबर सीथड़ केबल का किसके लिए उचित होती है। तो आपको पता है जो टफ रबर सीथड़ का जो केबल होती है वो आपके कम वोल्टेज के लिए यूज में ली जाती है। किसके लिए? कम वोल्टेज के लिए यूज में ली जाती है। जो ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि बैटन लगाते समय समय लगाए जाने वाले स्क्रू स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है अगर आपके जो बैटन पर अगर आप स्क्रू लगा रहे हैं तो जो उसकी मध्य की दूरी होती है, दो स्क्रू की मध्य की दूरी आपकी 75 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, यानी कि उसको करेक्ट आंसर मानेंगे। उसके बाद में आपका 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि लिंक क्लिप्स में दो छिद्र किस लिए होते हैं। तो लिंक क्लिप्स में जो दो छिद्र होते हैं, दो छिद्र किस लिए होते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जो 40 mm ऑप्शन है वो आपके करेक्ट आंसर मानेंगे। उसके बाद में आपसे 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाइव इलेक्ट्रिकल उपकरण में विद्युतिक आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो अपन अगर किसी यानी कि लाइव इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युतिक उपकरणों में जो लगी आग को बुझाने के लिए अपन सी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का यूज में लेते हैं, यानी कि हेलोन टाइप और चूर्ण प्रकार के यंत्र का, यानी कि सीटीसी प्रकार के यंत्र का यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि क्लास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है। तो जो बिना किसी क्षति के अपन जो मानव है वो 15 मिली एम्पीयर की धारा को सहन कर सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
उसके बाद में अपने से पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है। जो इलेक्ट्रिकल केबल में जो आग लगने का मुख्य कारण वैसे तो कम फ्यूज की रेटिंग भी हो सकती है, ओवरलोडिंग, ढीले कनेक्शन व एक्सटेंशन कार्ड भी हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो ई ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर माना गया है, यानी कि इन सब, यानी कि उपरोक्त सभी। उसके बाद हमसे पूछा गया कि डैश में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी हो सकती है। तो जो लकड़ी कागज जो छोटे मोटे जो इसमें आग लगती है, जैसे कि नॉर्मल लकड़ी के अंदर, कागज के अंदर, किसी परिधान के अंदर जो आग लगती है उसके अंदर को बुझाने के लिए अपन पानी की बौछार की जाती है। जो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। उसके बाद में आपसे पूछा गया कि खतरनाक चेतावनी के चिन्ह का आकार क्या होता है। जो खतरनाक चेतावनी के आकार का चिन्ह होता है वो आपके त्रिकोण होता है, यानी कि त्रिभुज के तरह का होता है। जो इसका आकार होता है त्रिकोण होता है। जो ऑप्शन के हिसाब से अपन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे, त्रिकोण, त्रिभुज के आकार का। उसके बाद में आपसे 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि 67 केवी प्रेशर लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो अपन सस्पेंशन इंसुलेटर रहते हैं, जो उसमें डिस्क की संख्या होती है और प्रत्येक डिस्क आपकी 11 केवी की होती है। तो जो 11 केवी की होती है, जो उसके हिसाब से अपने जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे, यानी कि इसमें 4 डिस्क का यूज में लेंगे अपन। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि 48 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि नुकीले किनारे वाले उपकरण को क्या क्या कह सकते हैं। जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि नुकीले किनारे वाले उपकरण को अपन लकड़ी के बॉक्स में अलग रखा जाना चाहिए। इसमें अलग रखना चाहिए, जैसे क्या होगा, अपन अलग रखेंगे उसके, जैसे अपन काम करते वक्त अपने हाथ में चुभेगा भी नहीं और इसको अपने आप को या मानव को शरीर को हानि नहीं पहुंचेगी। तो ऑप्शन के हिसाब से जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। उसके बाद में आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है, उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों जो उसको, अगर आपका कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसको पीने के लिए अपन पानी दिया जाना चाहिए। इसको क्या दिया जाना चाहिए, पानी। तो ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन बिल्कुल अपन करेक्ट आंसर मानेंगे। उसके बाद में आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि विद्युत प्रवाह की वह मात्रा क्या है जिससे दर्दनाक झटका लग सकता है। वो आपकी 50 मिली एम्पियर होती है। क्या होती है, 50 मिली एम्पियर होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट मानेंगे। तो दोस्तों आज के हमारी वीडियो के 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो अपन कल की वीडियो में और 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो ऐसी हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।